हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं फिर से लेके आई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो जिसमें मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ आपका एक नया वीडियो जिसमें आप लोगों का जो है यूजी सेमेस्टर 2 का CC6 ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन वैश्विक नागरिकता शिक्षा के बारे में मैं बताने जा रही हूँ। तो यहाँ तक हमने यूनिट 5 तक हमने कर लिया है। आज हम लोग यूनिट 6 पढ़ने जा रहे हैं जो कि था कंसेप्ट ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी, मतलब कि शांति और सुरक्षा की अवधारणा। तो इसको मैं हिंदी में समझा रही हूँ क्योंकि आपको मैंने बताया था पहले वाले वीडियो में भी कि आपको जो है MCQ क्वेश्चन आने वाले हैं ना, और वहाँ पे आपका क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये टॉपिक जो है ना, अगर मैं आपको हिंदी से समझाऊँ तो आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा, इसलिए मैंने हिंदी में रखा है। ठीक है। और इसका जो है आपको इसके बाद, इस वीडियो के बाद आपको 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का भी वीडियो मिलने वाला है। तो ज़रूर से आप इसको थ्योरी को पढ़ लें, अच्छी तरीके से याद कर लें जो जो पॉइंट है याद करने के, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सेशन है उसे भी ज़रूर करें। ठीक है। तो हम देखते हैं क्या है शांति और सुरक्षा। तो ये पीस एंड सिक्योरिटी का कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी। तो इसके बारे में देखते हैं हम लोग, पूरी डिटेल में बताऊंगी आपको, सारी सही सही चीज़ें बताने वाली हूँ। आने वाली पीढ़ियों को युद्ध के संकट से बचाने के लिए यहाँ टॉपिक जो है आपका शांति और सुरक्षा, इससे समझ में आ जा रहा होगा कि शांत रखना और सुरक्षा करना, अपने देश में शांति रखना और सुरक्षा रखना, तभी हमारा देश जो है लंबे समय तक अस्तित्व में रह सकता है। तो आने वाली पीढ़ियों को युद्ध के संकट से बचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर, यूनाइटेड नेशन चार्टर, इसकी प्रस्तावना में एक के पहले शब्दों में से है। शांति और सुरक्षा जो है सबसे पहला वर्ड है इसकी प्रस्तावना में। किसकी प्रस्तावना? संयुक्त राष्ट्र चार्टर के प्रस्तावना में, कि शांति और सुरक्षा बनाए रखें। और वे शब्द संयुक्त राष्ट्र बनाने के लिए मुख्य प्रेरणा थे, जिनके संस्थापक दो दुनिया की तबाही से गुजरे थे। जो संयुक्त राष्ट्र बनाने के लिए जिनके संयुक्त राष्ट्र के जो संस्थापक थे ना, दो संस्थापक जो थे वो बहुत बड़ी तबाही से गुजर चुके थे 1945 तक युद्ध में। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र के निर्माण के बाद, संयुक्त राष्ट्र का निर्माण कब हुआ यहाँ पे देखिए, इसे याद रखिएगा, 24 अक्टूबर 1945। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र का निर्माण कब हुआ? संयुक्त राष्ट्र का निर्माण कब हुआ? संयुक्त राष्ट्र ना यहाँ पे, तो इसका निर्माण हुआ है 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है। निर्माण के बाद से इसके चार्टर के लागू होने की तारीख संयुक्त राष्ट्र को अक्सर विवादों को युद्ध में बढ़ने से रोकने या सशस्त्र संघर्ष के प्रकोप के बाद शांति बहाल करने में मदद करने के लिए कहा जाता है, और युद्धों से उभरने वाले समाजों में अस्थायी शांति को बढ़ावा देना है। तो युद्ध के बाद जो है ये बहुत ज़्यादा ही इन लोगों को इंस्पायर किया, इसे जल्द से जल्द इस्टेब्लिश करने का, स्थापना करने का। सुरक्षा परिषद जो है उसका, शांति और सुरक्षा जो है, तो उसमें सुरक्षा परिषद क्या होता है चलिए देखते हैं। तो दशकों से संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के रखरखाव के लिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत प्राथमिक जिम्मेदारी वाले अंग सुरक्षा परिषद की कार्रवाइयों के माध्यम से अक्सर कई संघर्षों को समाप्त करने में मदद की है। संयुक्त राष्ट्र जो है, यूनाइटेड नेशन, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के रखरखाव के लिए, मतलब कि एक जो भी इंटरनेशनल नेशंस है तो वहाँ की सुरक्षा के लिए देश विदेश के, मतलब कि हमारा देश का किसी और देश से शांति बना रहे, और उनके शांति और सुरक्षा के रखरखाव के लिए ही संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत जो है प्राथमिक जिम्मेदारी वाले अंग सुरक्षा परिषद की कार्रवाइयों के माध्यम से अक्सर कई संघर्षों को समाप्त करने में मदद किया है। जो देश विदेशों के बीच में जो संघर्ष होता है, तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर जो है इसमें उसको शांत करने में, उसको समाप्त करने में बहुत बड़ा ही मदद किया है। जब इसे शांति के लिए खतरे के बारे में शिकायत मिलती है तो परिषद पहले सिफारिश करती है। जब शांति का खतरा होता है, जब शांति में खतरा हो रहा है और कहीं से हमें इंस्ट्रक्शन आ रहा है कि शांति जो है भंग होने वाली है, तो सबसे पहले क्या करती है परिषद सबसे पहले सिफारिश करती है कि पार्टियां शांतिपूर्ण तरीकों से एक समझौते की तलाश करें। मतलब कि अगर किसी तरह से कोई भी पीस जो है हमारा
शांति जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया है और किसी भी कोई मामले में उलझन हो गया है, तो वहाँ पे एक समझौते के तरीके से सिफारिश करती है कि पहले एक कंपैरिजन करें, सॉरी कंप्रोमाइजेशन करें, कंप्रोमाइज़ करके ही बातों को सुलझा लिया जाए। कुछ मामलों में परिषद स्वयं जांच करती है और मध्यस्थता करती है। यह विशेष प्रतिनिधि नियुक्त कर सकता है या महासचिव से ऐसा करने को कहा जा सकता है। परिषद स्वयं जांच करती कभी कभी और मध्यस्थता करती है। यह विशेष प्रतिनिधि नियुक्त कर सकता है या महासचिव से ऐसा करने को अनुरोध कर सकता है। यह अपने अच्छे कार्यालयों का उपयोग कर सकता है। यह शांतिपूर्ण समाधान के लिए सिद्धांतों को निर्धारित कर सकता है और किसी भी तरह से, चाहे वो किसी से हेल्प मांगता है, हेल्प मांगने का मतलब यहाँ पे कि वो उनके जो बड़े होते हैं, जैसे कि यहाँ पे दे रहा है कि महासचिव से ऐसा करने को कह सकते हैं, या फिर तो अच्छे कार्यालयों का उपयोग करके किसी तरह से सॉल्व करके कंप्रोमाइज़ करा के और शांति इस्टेब्लिश करने की, पीस इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। फिर देखिए यहाँ पे बेसिकली जनरली जो है क्या, ये अवधारणा शांति सुरक्षा की अवधारणा क्या है। तो बेसिकली आप डेफिनेशन इसे यहाँ समझ सकते हैं, डेफिनेशन इसे आप यहाँ से याद कर सकते हैं कि शांति सुरक्षा की अवधारणा क्या है। तो कोई भी अकेला राष्ट्र किसी भी बड़े शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा की गई आक्रमणात्मक कार्यवाही का सामना आसानी से नहीं कर सकता है। कोई भी कंट्री जो है, अगर उस पर युद्ध हो रहा है या फिर कोई आक्रमण कर रहा है कोई दूसरा देश, तो उसे अकेले झेल नहीं सकता है, अकेले उसका सामना नहीं कर सकता है। इसी कारण अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा विषयक प्रश्न पर विश्व के समस्त राष्ट्र पारस्परिक एकजुटता प्रदर्शित करते हैं और जो है पूरी दुनिया के जो देश लोग हैं वो हेल्प करते हैं कंट्री को, ताकि जो है किसी तरह से उन्हें शांत किया जा सके, उन्हें मदद करके और उन्हें जो है शांति बनाए रखा जा सके। यह पारस्परिकता का भाव ही सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का निर्माण करता है और यही जो फीलिंग है, यही जो भाव है, यही भाव पारस्परिकता का भाव, मतलब कि एक दूसरे से परस्परता मिल जाए, मतलब कि एक दूसरे से मिल जाए, साथ हो जाए, किसी तरह से कंप्रोमाइज़ कर लें और एकजुटता हो जाए और सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का निर्माण करना ही आपका जो है, यही भाव जो है शांति और सुरक्षा का अवधारणा है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे शांति सुरक्षा भारत के संदर्भ में, भारत में क्या इसका रोल है, क्या नहीं है। तो किसी अन्य देश की तरह भारत में भी शांति और सुरक्षा चिंता का एक प्रमुख विषय रहा है। आप अखबारों में पढ़ते होंगे या रेडियो और टेलीविज़न से जानकारी प्राप्त करते होंगे कि हमारे देश में शांति सुरक्षा को बाह्य और आंतरिक खतरे का सामना करना पड़ रहा है। मतलब कि हमारे देश में भी शांति कभी प्रॉब्लम में आ जाती है और शांति को खतरा हो सकता है, सुरक्षा को खतरा हो सकता है। तो भारत की भौगोलिक स्थिति तथा विश्व शक्ति के रूप में इसका उदय इसे बाहरी खतरों के प्रति अति संवेदनशील बनाता है और जो इसका उदय इसे बाहरी खतरों के प्रति अति संवेदनशील लाता है। और ये जो अगर ऐसा टॉपिक सिचुएशन अगर ऐसा क्रिएट होता है हमारी कंट्री में और इस पर अगर बात होती है, तो जो बाहर अगर हमारे अंदर ही, हमारे देश के अंदर में ही ऐसा कोई अगर इशू हो जाए, तो जो है हमारा देश अलर्ट हो जाएगा, कंट्री अलर्ट हो जाएगा और अब कुछ काम करेगा इसके लिए। तो पहले से हम लोग प्रिपेयर रहेंगे ना, तो बाह्य जो खतरा होगा, आंतरिक में ही हमने कुछ सुलझा लिया है, फिर कोई सॉल्यूशन निकाल लिया, तो जब बाहर से कोई खतरा होगा, बाहर से कोई प्रॉब्लम आएगी, तो उसे हम लोग अच्छे से निपट सकते हैं, उसे अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो यही जो है अति संवेदनशील बनाता है उसे। देखिए यहाँ पे भारत को सिर्फ चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के साथ युद्ध ही नहीं लड़ना पड़ा है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से भी जूझना पड़ा है। आज़ादी से ही भारत विद्रोही एवं अलगाववादी आंदोलन के आंतरिक खतरे का सामना करता रहा है।
अपनी स्वतंत्रता के 2 दशकों के बाद ही भारत ने नक्सली गतिविधियों का अनुभव किया, जिसने अब भयावह रूप धारण कर लिया है। इस संदर्भ में शांति और सुरक्षा को सुनिश्चित करने का उपागम काफ़ी पहले से वास्तव में स्वतंत्रता आंदोलन से ही शुरू हो गया था। संविधान में भी यह उपागम देखा जा सकता है, हालांकि ज़रूरतों और तो ये बहुत पहले से ही शांति और सुरक्षा का जो कंसेप्ट है भारत में भी इस्टेब्लिश हुआ है, ताकि जो है किसी तरह से हम हर युद्ध में लड़े, अब वेस्ट करें, अपने सिपाहियों को खोएं और बहुत ज़्यादा ही बर्बादी होता है, तो उससे बच सकते हैं। और ये बहुत पहले से ही इसका जो है कंसेप्ट हमारे भारत में भी आ चुका है। भले इसकी जो ज़रूरत और आवश्यकताओं के अनुरूप इस उपागम में कालांतर में परिवर्तन होते रहे और इसकी ज़रूरत के अनुसार जो है चेंजेस आया है। ठीक है, अब स्पेशल रेफरेंसेस जो है यूनाइटेड नेशन चार्टर के, वो स्पेशल रेफरेंसेस क्या है। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन चार्टर, संयुक्त राष्ट्र चार्टर पूर्ण पाठ, इसका हम लोग पूरे तरीके से देखेंगे अच्छे तरीके से कि क्या है। तो इसका जो चार्टर था उसमें प्रस्तावना है पहले, तो मैंने प्रस्तावना भी यहाँ पे आपको बता दिया है, देख सकते हैं यहाँ पे। हम संयुक्त राष्ट्र के लोगों ने निर्धारित किया है कि आने वाली पीढ़ियों को युद्ध के संकट से बचाने के लिए, जो हमारे जीवन काल में 2 बार मानव जाति के लिए अनकहा दुख लेकर आया है। 2 बार विश्व युद्ध हो चुका है और ये दोनों जो है हमारे लिए बर्बादी ही साबित हुआ है। मौलिक मानव अधिकारों में, मानव व्यक्ति की गरिमा और मूल्य में, पुरुषों और महिलाओं के समान अधिकारों में और बड़े और छोटे देशों के समान अधिकारों में विश्वास की पुष्टि करने के लिए और ऐसी स्थितियां स्थापित करने के लिए जिनके तहत संधियों और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अन्य स्रोतों से उत्पन्न होने वाले दायित्वों के लिए न्याय और सम्मान बनाए रखा जा सकता है और व्यापक स्वतंत्रता में सामाजिक प्रगति और जीवन के बेहतर मानकों को बढ़ावा देने के लिए। तो यही था हमारा जो प्लेज है, प्रस्तावना है संयुक्त राष्ट्र चार्टर का फर्स्ट पेज में। तो इसे आप समझ लें, अच्छे तरीके से सब कुछ समझने लायक ही है। सुरक्षा परिषद के एक बार फिर से देखते हैं क्या है क्या नहीं है एकदम अच्छे से, क्योंकि ये टॉपिक जो है आपका इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत है ना, इसके अंदर जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, यही इसका जो है मेन मोटो है और यही उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है, फर्स्ट प्रायोरिटी है कि किसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को इस्टेब्लिश रखा जा सके और ये हमेशा बना रहे। सुरक्षा परिषद 15 सदस्य राज्यों से मिलकर बनी है। सुरक्षा परिषद 15 सदस्य राज्यों से मिलकर बनी है, जिसमें 5 अस्थायी सदस्य हैं। 15 राज्यों से मिलकर बनी हुई है, ठीक है ना, 15 सदस्य राज्यों से मिलकर बनी हुई है, लेकिन 5 जो है वो अस्थायी सदस्य है। कौन कौन से? चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम एवं संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये 5 जो है आपका अस्थायी सदस्य हैं तथा 10 गैर अस्थायी सदस्य महासभा द्वारा 2 वर्ष के लिए क्षेत्रीय आधार पर चुने जाते हैं। तो 5 जो है ये कंफर्म है, ये अस्थायी है, मतलब कि ये रहते ही हमेशा, इनका जो है जगह कोई नहीं ले सकता। ये सदस्य में 5 देश हमेशा रहता है। कौन कौन सा, इसे आप नोट कर लेंगे थोड़ा सा, चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम एवं संयुक्त राज्य अमेरिका। तो और जो 10 ठो बच जाता है, 15 में से 5 अगर हो गया तो 10 बच जाता है। तो 10 जो है ना वो चुने जाते हैं 2 वर्ष के लिए, फिर 2 वर्ष के बाद उसको चेंज कर दिया जाता है। 2 ईयर्स में इसका चुनाव होता है, चुनते हैं वहीं के लोग, सदस्य के लोग ही, और 2 वर्ष के बाद फिर से दूसरे देश को हम लोग चूज़ कर सकते हैं। सपोज कर लीजिए कि अगर इस बार भारत को चुना गया तो भारत 2 साल के लिए रहेगा और 2 साल के बाद फिर से चुनाव होगा, फिर से अगर भारत को चुनाव हो गया तो फिर से भारत बन सकता है, ठीक है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी कमीशन के में 5 नए अस्थायी सदस्य अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबोन, घना और संयुक्त अरब अमीरात का चयन किया गया है। हाल ही में जो है इसके द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 नए अस्थायी सदस्यों, मतलब कि 10 में से 5 जो है नए को चुना गया है, 5 पुराने वाले ही है और 5 नए को चुना गया है। उसमें से अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबोन, घाना और संयुक्त अरब अमीरात। तो इसे जो है नोट कर लें कि 5 जो है न्यू का सिलेक्शन हुआ है
अस्थायी सदस्यों में से कौन कौन देश है इसमें से नए सिलेक्टेड, उसको आप नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे। एस्टोनिया, नाइजर, सेंट विसेंट और ग्रेनेडाइंस, ट्यूनीशिया व वियतनाम ने हाल ही में अपना कार्यकाल पूरा कर लिया। तो वो जो 5 जो ये नए आए हैं ना, तो किसके बदले में आए थे, तो इनके बदले में आए थे। ये लोग जो है अपना काल पूरा कर लिए थे। 2 साल इन लोगों का हो गया था, 2 साल इन लोग का हो गया था, तो ये लोग जो है हट गए और इनके जगह पे दूसरे को चयन किया गया है। अल्बानिया पहली बार सुरक्षा परिषद में शामिल हो रहा है। अल्बानिया जो जिनका सिलेक्शन हुआ है वो पहली बार सुरक्षा परिषद में शामिल हो रहा है, जबकि ब्राजील 11वीं बार सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के तौर पर शामिल हो रहा है। गैबोन और घाना पहले 3 बार परिषद में रहे हैं तथा संयुक्त अरब अमीरात का 1 बार परिषद में शामिल हो चुका है, ये दूसरी बार है उसका। तो ये सारे डेटा को आप लोग अगर नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हैं याद करने के लिए। भारत ने पिछले वर्ष 2021 8वीं बार एक अस्थायी सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रवेश किया था और 2 वर्ष यानी वर्ष 2021-22 तक परिषद में रहेगा। मतलब कि पिछले वर्ष 2021 तो नहीं है, लेकिन 2021 में जो है इसका सिलेक्शन हुआ था और 21 और 2022 तक ये रहा होगा और 2023 में अब ये चेंज हो गया होगा। अभी जो है ये भारत नहीं होगा अस्थायी सदस्य में, ठीक है। ये भी नोट कर लें कि क्या अभी भारत जो है अस्थायी सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य में है, तो नहीं है। अभी इनका जो है 2022 तक ही कार्यकाल था, अब इनका हटा दिया गया होगा और दूसरा चुना गया होगा 2023 में, ठीक है। तो यही था फ्रेंड्स, मैंने बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको डाउट है तो मुझसे कमेंट में पूछ लें, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको कुछ और भी जानना है, बहुत ही अच्छी जानकारी अगर लेनी है, तो अपने डाउट को टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर से डालें, तो मैं वहाँ पे आपका सोल्यूशन अच्छे तरीके से दे सकती हूँ और बता सकती हूँ। और इसका जो है इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो तुरंत ही आने वाला है अभी, ठीक है ना। तो इसे देख लीजिए और कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट में पूछ लें, ठीक है। थैंक यू।